BVG वेलनेस। क्या आप भी बार बार बीमार पड़ जाते हैं? थोड़ी सी ठंड लगने पर भी जुकाम हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक भारत में करीब 20% लोग कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम से जूझ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में उतना सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए। घबराइए मत, बीवीजी वेलनेस में आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं हम एक बहुत ही खास सीरीज ऑन इम्यूनिटी के साथ। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीवीजी वेलनेस में आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास सीरीज ऑन इम्यूनिटी। दोस्तों, आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमजोर इम्यूनिटी का शिकार हो रहे हैं। कमजोर इम्यूनिटी ना हमें शारीरिक तौर पर परेशान करती है बल्कि हमें मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान करती है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट है डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया वर्षा। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना क्यों जरूरी है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे, कोविड के बाद से जो शब्द इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा ही चर्चा में रहा है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि इम्यूनिटी आखिर में होता क्या है, ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है, इसका क्या महत्व है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा हम बात करते हैं। हम सब लोगों ने जो अभी पेंडेमिक फेस किया है हमारी जनरेशन ने, तो ये सब शायद ये कभी हुआ नहीं है और ये शायद किसी ने इसके पहले कभी फेस भी नहीं किया है। जैसे फीवर सबको पता है, वैसे ही अभी इम्यूनिटी ये जो वर्ड आया है ये भी हर एक को एक उसकी जानकारी हुई है और उसको पता चला है। तो इम्यूनिटी ये बेसिक थिंग है ह्यूमन बॉडी की, जो कि सबके बॉडी में होती है। इम्यूनिटी एनिमल्स में भी होती है। ये एक नेचुरली भगवान ने गॉड गिफ्टेड एक ऐसी डिफेंस सिस्टम है जो हमारे शरीर में मौजूद होती है। तो इसे हम लोग प्रतिरक्षा प्रणाली या डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी में होता है उसे हम लोग इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कहते हैं। बेसिकली ये डिफेंस सिस्टम गॉड गिफ्टेड है हमारे इनर सेल्स में, हमारे इनर ऑर्गन्स में ये होती ही है। जो पहले तो जो बाहरी जो इन्फेक्शन होता है या बाहर से जो कीटाणुओं का शरीर पे हमला होता है उसको रोकने के लिए जो इंटरनल हमारी डिफेंस एक्शन है उसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है तो इंसान को काफी चीजों का सामना करना पड़ेगा, वो उसकी सेहत बार बार बिगड़ सकती है। तो इसलिए इम्यून सिस्टम स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। जी, तो मैम अभी आपने बोला कि अगर इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता है तो हमारे शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बताइए कि अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है तो हमारे शरीर पर क्या क्या और असर पड़ सकता है इसका। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें मैं पहले इम्यून सिस्टम काम कैसे करती है ये थोड़ा बताना चाहूंगी। हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स है जहां से ये इम्यून सिस्टम
वर्क होते रहती है। जैसे हार्ट और फेफड़ा जिंदगी भर काम करता है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कंटिन्यूअसली शरीर में काम करते रहती है। ये इम्यून सिस्टम वर्क होने के लिए जो ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं वो है बोन मैरो है, स्प्लिन है, देन थायराइड ग्लैंड है, देन थाइमस ग्लैंड है। इसी के सिवा ब्लड के कुछ सेल्स है जो ये सिस्टम को कंटिन्यूअसली वर्किंग रखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड के जो अलग अलग सेल्स है, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स के लिम्फोसाइट्स ये बहुत मेन तरीके से काम करते हैं। और जिसमें दो तरीके के सेल होते हैं लिम्फोसाइट्स में, एक टी सेल्स और एक बी सेल्स। तो ये टी सेल्स और बी सेल्स ये इम्यून सिस्टम डेवलप वर्किंग रखने के लिए बहुत मददगार होते हैं। जब भी कोई कीटाणु या बाहरी कोई कीटाणु का या जर्म्स का आक्रमण शरीर पे होता है, बेसिकली जब ये आक्रमण होता है हमारे शरीर में आंखों से, नाक से, जब हम लोग सांस लेते हैं, मुंह से, यूरिनरी सिस्टम से, ये कई जगहों से हमारे बॉडी पे ये संक्रमण हो सकता है। तो जब ये संक्रमण होता है तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसमें से जो टी सेल्स है और बी सेल्स है, ये जहां पे अटैक हुआ है जर्म्स का या कीटाणुओं का या रोग का जो कीटाणु है उसका अगर बॉडी में कहीं अटैक होता है तो वहां जाके ये ब्लड का फ्लो बढ़ाता है। इसमें स्प्लिन, देन बोन मैरो, ये सभी चीजें हेल्पफुल होती है। कहीं ना कहीं लीवर भी इसमें हमें हेल्पफुल होता है। तो जब ये जर्म्स हमारे बॉडी में अटैक करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स ये में से जो लिम्फोसाइट्स है वो वहां जाके वो जो कीटाणु है उस पे अटैक करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और उसकी जो हम लोग कह सकते हैं कि रोग डेवलप होने की जो शक्ति है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस तरीके से ये इम्यून सिस्टम काम करती है। बेसिकली बॉडी में एक कंप्यूटर है, मेमोरी एक है जिसे हम लोग इम्यून मेमोरी कहते हैं। जब भी कोई कीटाणु हमारे बॉडी में आक्रमण करता है तो वो कीटाणु का जो स्ट्रक्चर है वो इम्यूनिटी मेमोरी के हिसाब से वो एक बार ब्रेन में फिक्स बैठ जाता है कि ये अभी ये कीटाणु है। जब कभी भविष्य में सेम तरीके का कीटाणु अगर आक्रमण करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम वो कीटाणुओं को मारने के लिए एक्टिवेट होती है। लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है कि कई नए नए वायरसेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड में जो वायरस था वो नया था, हमारे बॉडी में उसका अटैक कभी पहले हुआ नहीं था, इसलिए हमारी जो इम्यून सिस्टम थी वो कीटाणुओं को मारने के लिए सक्षम या थोड़ी वीक पड़ गई, इसीलिए इतने लेवल पे ये पेंडेमिक आया। और दूसरी चीज ये एयर मतलब रेस्पिरेशन से या 1-to-1 रेस्पिरेशन से होने वाली एक बीमारी थी, इसलिए वो पेंडेमिक इतने स्ट्रांगली सब तरफ फैल गया, पूरे देश में उसने हाहाकार मचाई। तो इस तरीके से ये इम्यूनिटी वर्क करती है। जब कभी हमारा खान पान या अलग अलग डिसीजेज या हमारी जो डेली एक्टिविटीज है इसमें अगर हम लोग कुछ कम पड़ जाते हैं, जैसे अगर माल नरिश्ड है, उसको खाने, एक आधा जो पेशेंट है उसको खाने में कुछ पोषक तत्व नहीं मिल रहे, तो ये जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, ये सेल्स कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। या ये ऑर्गन जो बोन मैरो है या स्प्लिन है, ये ऑर्गन्स में अगर कोई डिसीज है तो वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है और इस तरीके से फिर जो माइक्रोब्स का हमारे शरीर में या जो वायरस का हमारे शरीर में अटैक हुआ है वो वायरस उसको न्यूट्रलाइज करने में हमारे सेल्स सक्षम नहीं होते और वो सेल्स फिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद का पावर डेवलप करके डिसीज डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से शरीर में डिसीज डेवलपमेंट होती है अगर हमारी इम्यून सिस्टम वीक रही तो। बिल्कुल मैम, अभी आपने बड़े ही डिटेल में हमें समझाया कि किस तरह से अगर इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती है तो आपके शरीर पे क्या असर पड़ सकता है। जी। तो मैम अब हम चाहेंगे क्या कोई ऐसे संकेत होते हैं जिनको हम पहचान कर हमें पता लग सके कि हमारी इम्यूनिटी जो है उसमें कुछ गड़बड़ है और अब उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी कम होने के बाद होने वाले बहुत से, हमें स्टार्टिंग में कोई भी डिसीज हो वो कब होगा, जब आपकी इम्यून सिस्टम वीक होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इम्यून सिस्टम जब आपकी वीक होती है तो वो इंसान या बच्चा बेसिकली वजन उसका कम होता है, बार बार उसको बीमार पड़ता है, बेसिकली बार बार बीमार फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस ये अगर बार बार हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा है या किसी को अस्थमा भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि
हम सभी लोग यही इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको अस्थमा की तकलीफ हो, या ऐसे नहीं है कि बार बार किसी को हमेशा जुकाम की तकलीफ हो। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बार बार बुखार जुकाम होता है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार खांसी होती है, थोड़ा सा घूम के आएंगे बाहर या ठंडी हवा लग जाएगी तो उनको खांसी होती है। तो ये क्या है, ये सभी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ही कुछ डिसीज है जो कि डेवलप होते हैं। तो वो इंसान में जो बुखार या जो खांसी तत्व पैदा होने वाला जो तत्व होते हैं, उसको फाइट करने की जो एक्शन है या फाइट करने की जो क्षमता है वो कम पड़ जाती है, इसलिए उसको अस्थमा या खांसी या जुकाम ये बार बार होता है। तो इम्यून सिस्टम अगर कोई इंसान की कम है तो उनको रेस्पिरेटरी डिसीजेस, फॉर एग्जांपल बार बार बुखार आना या वजन कम होना, भूख ना लगना, या बहुत पेशेंट में अगर कोई ऐसे लैक्टोजन इंटॉलरेंस बोलते हैं, बच्चों में बेसिकली ये देखा गया है कि दूध पीने के बाद जुलाब होते हैं पेशेंट को, या उसको बदहजमी हो जाती है। तो ये एक तरीके की इम्यून सिस्टम फेलियर के कारण ही ये डिसीजेस होते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स नहीं बोल सकते, डिसीज होते हैं बेसिकली अगर आपको इम्यून सिस्टम वीक होती है। तो हमें जानकारी कब होती है, जब एक आधा बच्चा है कि अभी आज बुखार आके गया, 8 दिन बाद फिर से उसको बुखार आ रहा है, 15 दिन बाद फिर से उसको बुखार आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें संकेत देता है कि ये इंसान की या ये बच्चे की इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल मैम, अभी आपने कुछ संकेत के बारे में बताया, कुछ लक्षण जो कमजोर इम्यूनिटी की तरफ इशारा करते हैं। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा बताएं कि इम्यूनिटी कमजोर होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों इम्यूनिटी वीक होती है। बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली इम्यूनिटी कम होने के लिए बहुत सारे कारण हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून सिस्टम वीक होने के लिए। सबसे पहला है कि आपका डाइट, अगर आपको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रहा है, जो बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है जिसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, अगर ये कहीं ना कहीं आपको कम मात्रा में मिल रहे, कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे इम्यून सिस्टम वीक होने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि जो सेल्स डेवलप होते हैं, बोन मैरो में सेल्स डेवलप होते हैं, या जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्शन मेटाबॉलिज्म बॉडी में होते रहता है, उसमें ये सब जो आहार है हमारा, अगर उसमें से जो प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये नहीं मिलेंगे तो सेल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, जो एनर्जी डेवलप होती है मेटाबॉलिज्म में, वो एनर्जी डेवलप होने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, जो इनडायरेक्टली आपको इम्यून सिस्टम वीक होके पेशेंट को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, या आप बैठे काम कर रहे हो, आप वीक हो, मोटापा है आप में बहुत, आप ओबेज हो, और ऐसे पेशेंट में अगर फिजिकली वो फिट नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी आपके इम्यून सिस्टम पे असर करने वाली चीज होती है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस। अंडरलाइंग जो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चलने वाला स्ट्रेस है, या कोई भी चीज से आपका वर्क प्रेशर से वर्क रिलेटेड अगर आपको स्ट्रेस है, या फैमिली रिलेटेड अगर स्ट्रेस है, या स्कूल गोइंग एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस हो, कोई भी तरीके का स्ट्रेस जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, जो कि बहुत दिनों तक का पेशेंट को सामना करना पड़ सकता है, या ऐसे स्टेज में काफी दिनों तक रहता है, या एक आधा डिसीज है जिसको लेके पेशेंट स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण अगर मेंटली पेशेंट का जो पीस है वो अगर कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, बैक ऑफ द माइंड अगर स्ट्रेस डेवलप होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं पेशेंट का जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो वीक करके पेशेंट की इम्यूनिटी वीक करने के लिए कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इस तरीके से ये मेनली डाइट, देन आपका फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस, और चौथी चीज स्लीप। अगर आपको साउंड स्लीप, भगवान ने स्लीप या नींद देने का कारण ये है कि आपकी जो बॉडी होती है उसमें कंटिन्यूअसली थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म चालू रहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म जब चालू रहते हैं तो एनर्जी डेवलप होती है, हम लोग देखना, बोलना, सुनना, चलना, सोचना, ये सब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके बॉडी पे, आपके दिमाग में होने वाला, जो कि दिमाग से कंट्रोल चलते हैं ये सब एक्टिविटीज को।
तो कहीं ना कहीं अगर ये कंटिन्यू चलने वाली है तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या आपके बॉडी में इनडायरेक्टली स्ट्रेस डेवलप करने वाली चीज है। तो स्लीप, साउंड स्लीप, ये ऐसे मैकेनिज्म भगवान ने हमें एक वरदान बोल सकते हैं जिसे दिया है कि ये रेस्टिंग फेज, ये सब जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए रेस्टिंग फेज में डालने के लिए या रिचार्जिंग फेज कह सकते हैं। स्लीप इज नथिंग बट अ रिचार्जिंग सिस्टम फॉर आवर बॉडी। तो अगर ये स्लीप अगर आपकी डिप्रीव हो रही है, कहीं ना कहीं आपको कम स्लीप मिल रही है, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपका वर्किंग स्टाइल अलग अलग है, जहाँ पे आप जो डेली आपकी 6-7 घंटे की नींद होती है वो अगर आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट करके ये इम्यून सिस्टम वीक बना सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग डाइट है आपका, द फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस और स्लीप, ये चारों एक मेन सिम्टम या चारों मेन कारण बोल सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट कर सकती है। मैम जैसे अभी आपने कारणों के बारे में बात की, तो एक एज फैक्टर भी होता है। जैसे जब हम जवान होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अलग लेवल पे होती है, वो थोड़ी स्ट्रांग रहती है, लेकिन जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो क्या उसमें कोई असर पड़ता है? इम्यूनिटी का एज से कुछ कनेक्शन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इम्यूनिटी आपके एज रिलेटेड भी डिफर करती है। बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु है, उनमें डिफेंस एक्शन डेवलप होने में या मैकेनिज्म डेवलप होने में टाइम रहते हैं, बिकॉज दे आर इन अ मदर्स वॉर्म फॉर 9 months। बाहर आने के बाद बाहरी दुनिया उनके लिए पूरी नई होती है, माइक्रोब्स, ये जो एटमॉस्फेयर, ये सब उनके बॉडी के लिए नया होता है। तो न्यू बॉर्न्स बेबी में या चाइल्ड गोइंग जो 10, 12, 15 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ी सी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी कंपेयर टू द यंगर पीपल थोड़ी सी वीक होती है या डेवलप हुई नहीं रहती, वीक नहीं बोल सकते, पर उतनी तरीके से डेवलप नहीं हुई रहती। इसलिए हम लोग कॉमनली देखते भी है कि बचपन में बच्चों को बार बार जुकाम होना या कुछ पानी भी पिएंगे तो उनको लूज मोशन होना, ये बार बार होने वाली चीजें बच्चों में दिखती है क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम उतनी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई रहती। इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट वुमेन्स, इनमें भी जब बेबी कंसेप्शन होता है, कंसीव होता है, तो इसमें एक एडेड बर्डन उनके बॉडी के, फीमेल्स में एडेड बर्डन होता है वो फीटस का। तो वहां पे कहीं ना कहीं उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी वीक नहीं बोल सकते, थोड़ी सी कमजोर होती है। तो उनको भी एक इम्यून बूस्टर्स हम लोग एडवाइज करते हैं ऐसी फेज में। दूसरी चीज, एज, ओल्ड एज पेशेंट जो कि 60-70 ईयर्स के बाद के, इनमें इम्यूनिटी जो होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओल्डर एज के जो पेशेंट है उनमें इम्यून सिस्टम वीक होती है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये लोगों को तो अलग अलग चीजों से एक्सपोजर साल पूरे उम्र भर में मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एजिंग होता है तो ये जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है या मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो डाउन होता है, सेल्स का जो काम होता है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है, एनर्जी डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रेट स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द एजिंग ऑफ द बॉडी, एजिंग ऑफ द ऑर्गन्स। तो ओल्ड एज में ये इम्यून सिस्टम थोड़ी सी वीक हमें दिखती है। और ऐसे मरीज जो यंग है लेकिन उनमें कई डिसीज है, अगर फॉर एग्जांपल एक आधा यंग पेशेंट है लेकिन उसको अगर ट्यूबरकुलोसिस की तकलीफ है या उसको अगर अस्थमा की तकलीफ है, ऐसे पेशेंट में फिर ये इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक नजर आती है। तो मैम एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो एक चीज रहेगी, क्या इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स भी होते हैं? क्या उसके प्रकार होते हैं? तो उन पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे अब। जैसे मैंने बोला, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं, इसके अलग अलग प्रकार है। तो जो हमें जन्मजात या जन्म से जो मिलते हैं, इसके बेसिकली 2 प्रकार है और एक तीसरा भी है जो पेंडेमिक के बाद उसको बहुत हमें महत्व मिला है। तो एक तो है कि इनहेरिट, मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जन्मजात मिली हुई प्राकृतिक हमारे शरीर में रहती है, उसे वो इंटेंट इम्यूनिटी। सेकेंड जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब बाहर से कुछ चीजें लेके हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करना, ये एक टाइप होता है। तीसरी होती है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि मास, जो हमारी कम्युनिटी है, मास इम्यूनिटी डेवलप होना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको ये थोड़ा समझाना चाहूंगी
कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इंटेंट इम्यूनिटी हमारी क्या होती है कि जन्मजात से जैसे बच्चा माँ की पेट में आता है और पेट में आता है तो उसको बाहर से कोई इन्फेक्शन या माइक्रोब्स का उसको इतना उसको डिफेंस नहीं करना होता या उसको उतना एक्सपोजर नहीं होता है। लेकिन जैसे बच्चा बाहर आता है जन्म से माँ की गोद से, तो उसको माँ से जो पेट में तो बच्चे को प्लासेंटा से जो ब्लड मिलता है माँ के थ्रू, वहां से उसको सेल्स मिलते हैं जो कि इम्यून सिस्टम डेवलप होने के लिए हेल्प करती है। दूसरी चीज ये होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग, माँ जब ब्रेस्ट फीड करती है तो कोलेस्ट्रॉल जो पहले 3 दिन में 4 दिन में जो बहुत ही ठीक ऐसा मिल्क सिक्रेट होता है जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये बहुत पोषक एक ऐसा ब्रेस्ट मिल्क है जो बच्चों को मिलना जरूरी है। वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम डेवलप होने के लिए बच्चों को हेल्प करती है। तो ये एक्वायर्ड हम लोग बोलते हैं जिसे कि बाहर से, प्राकृतिक रूप से नहीं है, हम लोग एक्वायर्ड करते हैं बाहर से। इसी तरीके से प्राकृतिक रूप में जैसे बच्चा बड़ा हो जाए और एक्सपोज होता है अलग अलग कीटाणुओं को, माइक्रोब्स को, और फिर हमारी बॉडी की जो ओन इम्यून सिस्टम है वो टैकल करने के लिए तैयार होती है। कहीं ना कहीं वो जो माइक्रोब्स है उसे न्यूट्रलाइज करने में कहीं ना कहीं तैयारी होती है। तो ये एक्वायर्ड हम लोग कहते हैं इंटेंट इम्यूनिटी, जो कि जन्म से हमें मिली रहती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो हम लोग बाहरी कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन, बच्चे जब पैदा होते हैं तो जन्म में हम लोग टीकाकरण, हमें पता है सबको कि टीकाकरण हम लोग करते हैं, ये नथिंग बट वन टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया है कि जब भी कोई कीटाणु हमारे शरीर पे अटैक करता है तो वो कीटाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे शरीर के लिए नया होता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम वो स्ट्रक्चर पहचान लेती है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड कर लेती है। और जब भविष्य में भी सेम कीटाणु अटैक करता है तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती है, वो जो सेल्स होते हैं, उसकी पावर न्यूट्रलाइज करके वो इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाती है। तो ये डे टू डे लाइफ में ये सब सेल्स काम करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर कोई नई चीज है जो कि बॉडी को पता नहीं है तो उसकी अटैक करते समय शायद हो सकता है कभी कभी कि पेशेंट को फीवर डेवलप होता है। फीवर डेवलप होना मतलब सिर्फ ये एक लक्षण है, हमारी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुई। हम लोग फीवर को डिसीज की तरह देखते हैं कि अरे ये तो बीमार है, उसको बुखार आ गया। बुखार आ गया मतलब क्या कि आपके बॉडी पे कहीं ना कहीं ये बाहर का जो कीटाणुओं का संक्रमण हुआ है और वो आपकी बॉडी खुद होके वो संक्रमण को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम कर रही है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये हम लोग बच्चों में जन्म अलग अलग टीके देते हैं। तो ये क्या है, कह सकते हैं बॉडी को एक इंट्रोडक्शन देते हैं अलग अलग कीटाणुओं की। फॉर एग्जाम्पल हम लोग BCG का टीका देते हैं, हम लोग टाइफाइड का टीका देते हैं, हम लोग खसरे का टीका देते हैं, हम लोग मीजल्स का टीका देते हैं। तो इसमें जो लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिसीज के, वो थोड़े प्रमाण में हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब ये इंजेक्ट करते हैं तो ये तो हुआ फॉरेन बॉडी के लिए, तो ये फॉरेन बॉडी है। तो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है या लिम्फोसाइट्स होती है वो जो माइक्रोब्स हमने बॉडी में छोड़े हैं इंजेक्शन से, उस पे अटैक करती है और वो कहीं ना कहीं फिर इम्यूनिटी मेमोरी में जाके फीड हो जाती है कि अच्छा ये सेल्स है, ये हमारे दुश्मन है। तो कभी भी अगर भविष्य में ये सेल्स का अटैक हुआ तो हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांगली उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो इस तरीके से ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग डेवलप करते हैं बच्चों में। और जैसे बुजुर्गों में भी कि हम लोग निमोकोकल वैक्सीन, निमोनिया के ये वायरस भी इतने होशियार होते हैं कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर लेके बॉडी पे अटैक करते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर आया, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोविड का देखो, हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग स्ट्रक्चर लेके वायरस आया, लेकिन हर बार ऐसे नहीं हुआ है कि जितनी स्ट्रांगली पहले फेज में 2-3 फेजेस आए, बराबर वेव आए हमारे कोविड के। तो फर्स्ट वेव में जितना स्ट्रांगली लोग बीमार पड़े थे उतने स्ट्रांगली सेकेंड वेव में नहीं पड़े। उसके बाद काफी स्ट्रेन्स आए वायरस के, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी मेमोरी है वहां पे ये सेल्स का ऑलरेडी मेमोरी था, तो वहां पे बॉडी का जो डिफेंस एक्शन था वो स्ट्रांग हो गया और बाद में जो ये रेट है बीमार पड़ने के या डेथ होने के, ये बहुत कम हो गए। तो ये कहीं ना कहीं
एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ये इस तरीके से हम लोग बचा जा सकता है और पेशेंट को हम लोग ये इम्यूनाइजेशन देके ये इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी भी वही है कि जैसे ही पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में क्या हुआ कि सबको ये वायरस ने अटैक किया, बराबर है, लेकिन कई लोगों को उसकी इन्फेक्शन हुई, कई लोगों को नहीं हुई। उसके बाद हमने वैक्सीनेशन मास लेवल पे वैक्सीनेशन चलाया, तो सब लोगों में एट ए टाइम वो वायरस के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप करने की हमने कोशिश की। तो जब एट ए टाइम पूरे मास में ये इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसे हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस तरीके से ये इम्यूनिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं और इसको डेवलपमेंट करने के लिए या इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए हम लोग इंजेक्शंस या वैक्सीन्स देते हैं। इसी तरीके से डाइट भी है, कुछ आयुर्वेदा के बहुत अच्छे मेडिसिन है जो कि ये इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिसका हम लोग पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं कि आपको कुछ हर्ब्स है जिसका आपको रेगुलरली सेवन करना चाहिए, जो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए मदद करती है। तो इस तरीके से इम्यूनिटी के 3 मुख्यतः प्रकार बताए गए हैं। बिल्कुल मैम अब वक्त हो चला एक कॉलर का हमसे जुड़ने का। हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का समाधान भी उनको दें। जी, हेलो। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते, बोलिए। मेरा नाम आदित्य है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं काफी समय से आपके शो का फॉलोअर हूँ। बहुत अच्छी बात है, बताइए आपकी क्या दिक्कत है। आज इम्यूनिटी पर हुई चर्चा बहुत मददगार रही। जी। पिछले कुछ समय से मुझे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता जी। है। मौसम में जरा सा बदलाव होने पर भी मैं बीमार पड़ जाता हूँ। बिल्कुल। ये मेरी वर्क लाइफ और डेली लाइफ को काफी प्रभावित कर रहा है। ओके। डॉक्टर, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या कोई सप्लीमेंट्स है जो मेरे लिए फायदेमंद हो सकते हैं? जी जी जी, बहुत कॉमनली देखा गया ये प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को ये बार बार सर्दी जुकाम होना, या जैसे कोई आपका सीजन चेंज हो गया तो तुरंत सर्दी पकड़ लेना, बहुत कॉमन समस्या है। ये बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखी गई है। तो अगर आपका जॉब क्या है ये अगर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार जॉब से आपका जो रूटीन है वहां से कहीं ना कहीं ये ट्रिगर होता है, जो पैथोजेंस जो होते हैं जो आपको डिसीज डेवलप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू से या आप किस तरीके का जॉब करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। मैं इन हाउस ऑफिस में काम करता हूँ। ओके, मतलब आपको जो धूप मिलनी चाहिए, या आप दिन भर शायद हो सकता है आप एसी में काम करते हैं, राइट, एयर कंडीशन में काम करते हैं, तो जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो बिलो नॉर्मल रहता है, बहुत कूलिंग इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी कहीं ना कहीं, आपकी जो डिफेंस एक्शन है वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है, इसके कारण आपको बार बार सर्दी जुकाम ये डेवलप हो रहा है। तो ये 100% ये इम्यून सिस्टम आपकी वीक है, इसी के लिए ये एलर्जिक तरीके से आपको, जब भी आपको ज्यादा ठंड कंटिन्यू आप जब एसी में बैठ रहे हो तो आपको सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आपको आपकी जॉब छोड़ दे, ये तो मुश्किल है, लेकिन बहुत से ऐसे आयुर्वेदा के बहुत सारे अच्छी गुणकारी दवाइयाँ है, बहुत सारी अच्छी सप्लीमेंट्स है, ये अगर आप रेगुलरली लोगे तो ये आपकी इम्यून सिस्टम बरकरार रखने में और जो वीक हुई है उसे स्ट्रांग बनाने के लिए भी मदद करेगी। बीवीजी लाइफ साइंसेस एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर्बल एक्सट्रैक्ट से हम लोग अलग अलग तरीके की दवाई बनाते हैं। इसी में हमारी एक बहुत ही खास उम्दा एक दवाई हमने बनाई है जो कि कोविड में बहुत गुणकारी पेशेंट को उसका असर दिखा है। शतप्लस नाम का सिरप है जो कि अपर रेस्पिरेटरी मतलब फेफड़ों में होने वाली या श्वसन संस्था से रिलेटेड जो भी अलग अलग बीमारियां इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो आप शतप्लस जो बीवीजी लाइफ साइंसेस की जो शतप्लस सिरप है उसका सेवन एज अ सप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि ये एंटीबायोटिक नहीं है या ये मेडिसिन केमिकल फ्री है, ये आप नॉर्मल हुआ है फिर भी आप ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत रखने के लिए शतप्लस का सेवन कर सकती है। इसी तरीके से आप रोज की दैनंदिन जो आपकी चीजें हैं इसमें आप दूध का सेवन, इसमें आप हल्दी डाल के दूध लीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, इससे आपको जो बार बार सर्दी हो रही है या जुकाम की तकलीफ हो रही है वो कम हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो भी समाधान हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा।
इसके साथ ही अगर आपको और भी कोई समस्या है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। बीवीजी के डॉक्टर्स आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी समस्या का समाधान जरूर देंगे। तो मैम आप चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी एक कॉलर के जरिए आपने थोड़ा बताया कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, तो हम चाहेंगे हम इस पे थोड़ा और बात करें। हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जिनको अभी भी डाउट है कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्या क्या सप्लीमेंट्स और अवेलेबल है। आपने बीवीजी का सप्लीमेंट की भी बात की, तो उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए इंडिया में या भारत में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी हेल्थ सिस्टम है इसको बहुत निग्लेक्टेड माना गया है या देखा गया है। लोग जब तक बीमार नहीं पड़ते तब तक हॉस्पिटल में जाते नहीं है, तब तक उनको लगता है कि वो स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत हाई लिमिटेशंस होने के बाद आप लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हो, जहाँ पे आपका बहुत नुकसान हुआ रहता है, बहुत सारी रोगों का बहुत सारा प्रभाव शरीर पे पड़ा हुआ दिख रहा है। तो मेरा एज अ चिकित्सक या आयुर्वेदा चिकित्सक आप सबको ये है कि आप अगर आयुर्वेदा के सिद्धांत फॉलो करोगे तो आपको जो होने वाले डिसीज है या जो अगर कम मात्रा में भी हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं रोकथाम किया जा सकता है। और इसके लिए इम्यून सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये हमारी इम्यून सिस्टम अगर हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं या स्ट्रांग रखना चाहते हैं, हमारा डाइट न्यूट्रिशन उस तरीके से होना चाहिए कि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी रहे। न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होती है। आपके डाइट में आपको विटामिन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको विटामिन सी युक्त जो पदार्थ होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, स्वीट लाइम है या स्ट्रॉबेरी है, इसमें विटामिन सी की बहुत उपलब्धता ज्यादा प्रमाण में मिलती है, जो आपकी इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, उसको नॉर्मल रखने के लिए, उनका फंक्शनिंग एक्टिवेट रखने के लिए हेल्प करते हैं। विटामिन सी के साथ साथ आप विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलती है, एक्सपोजर टू द सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सनलाइट के एक्सपोजर से जो कैल्शियम का जो चयन होता है, प्रक्रिया होती है, वो नॉर्मल रखने के लिए हेल्प होती है। इसी तरीके से जो नर्व्स होती है, नर्व्स की कोटिंग स्ट्रांग रखने के लिए हेल्प होती है। विटामिन डी युक्त पदार्थ तो है नहीं, लेकिन हम लोग इसमें जैसे हमने बताया है कि फिश ऑयल के कैप्सूल्स आती है जो कि विटामिन D3 युक्त होती है, तो वो आप बीच बीच में सेवन कर सकते हो। कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर है, दूध है, छाछ है, इसका सेवन आप रेगुलरली कीजिए। इसमें आपको कैल्शियम तो मिलेगा ही, लेकिन प्रोटीन भी उसके साथ साथ मिलेगा। प्रोटीन के लिए आप लोग अलग अलग चीजें, जैसे आहार में, आपके आहार में आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपको पनीर है, पालक है, देन सोयाबीन है, ये चीजों का सेवन आप कर सकते हो रेगुलरली। इसी के साथ साथ स्प्राउट्स होते हैं जो हम लोग जिसको हम लोग थोड़ा सा भिगो के रखते हैं। ये स्प्राउट्स आप थोड़ा सा भून के या उसको थोड़ा सा उसको स्टीम करके ये स्प्राउट्स आप ले सकते हो। इसमें भी आपको कई मात्रा में प्रोटीन्स मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं जो मैं डाइट बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए हेल्प करती है। इसी के साथ हमारे रोज के खान पान में हमारा जो इंडियन किचन है, एक्चुअली ये सबसे हेल्दी किचन अगर आप दुनिया भर में देखोगे तो हमारे किचन में जो सामग्री मिलती है, स्पेसिफिकली स्पाइसेस, ये कहीं पे दुनिया भर में इतना स्पाइसेस का यूज नहीं होता जितना हम लोग करते हैं, लेकिन हमें उसका महत्व नहीं है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं पता नहीं है कि शायद ये हमारे शरीर के लिए इतना गुणकारी है। इंडियंस की जो किचन है या स्पाइसेस हम लोग जो सेवन करते हैं, जैसे कि दालचीनी है, हल्दी है, मिर्च है, तो या लवंग है, तो ये कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम या रसोन है, ये कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हर एक के किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि हमें पता नहीं रहता है और हम लोग उसका सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि हम लोग डाइट, अभी आजकल तो क्रैश डाइट का बहुत फैड आया कि मोटापा कम करने के लिए डाइटिंग कीजिए, इसमें फिर डाइट कट डाउन कर देते हैं, तो इसमें फिर बहुत सी जो मिनरल्स होती है वो नहीं जाती है या विटामिन होती है वो हमारे शरीर को नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको इम्यून सिस्टम वीक करने के लिए कारणीभूत हो सकती है।
तो इस तरीके से डाइट अगर आप खाने में अगर आप रेगुलरली जो मैंने बताया वो चीजों का सेवन करोगे, ये आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप होने के लिए मदद करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग शुगर का, व्हाइट शुगर जो बोलते हैं, ये एक्चुअली ब्लीचिंग, ये बहुत से प्रोसेस से बनी हुई एक चीनी होती है। बेसिकली चीनी का हमारे शरीर में चाहिए तो उतना कोई भी फायदा है नहीं, लेकिन लोगों को चीनी के सिवा होता नहीं है। हम लोग मीठे पदार्थ ज्यादा खाते हैं। अगर ग्लूकोज चाहिए रहता है बॉडी को एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये ग्लूकोज आपको फ्रूट्स का जो स्वीटनेस है वहां से मिल सकता है। तो अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो दैट इज वेरी गुड, वहां से जो ग्लूकोज मिलेगा वो एनर्जी के लिए हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप व्हाइट शुगर या स्वीट्स जैसे पेड़ा है, बर्फी है, ये चीजें अगर ज्यादा प्रमाण में सेवन करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम वीक करने के लिए मददगार रहती है। तो आप थोड़ा सा चीनी जो होती है उसे अवॉइड कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, चिकने पदार्थ थोड़े कम खाइए। और फिजिकल एक्टिविटी मैंने जैसे बताया कि आपको धूप लगनी बहुत जरूरी है, जो आपको आपकी मेटाबॉलिक रेट जो नॉर्मल रखने के लिए मददगार है। तो आपको धूप में घूमना है। इसी के साथ पानी का सेवन, आप दिन में 6 से 8 ग्लास पानी, आपकी मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहने के लिए ये पानी का सेवन रेगुलरली कीजिए। और नींद, आप स्ट्रेसफुल या साउंड स्लीप दिन में डेली 24 आवर्स में 6 से 7 घंटे की नींद आपको मिलनी बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आप प्राणायाम का, योगा जो होती है या प्राणायाम होता है, उसका अगर आप उसकी अगर आप आदत डालेंगे, रेस्पिरेटरी प्राणायाम ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको पूरी श्वसन संस्था से रिलेटेड काम कराती है। और ये श्वसन संस्था आपकी स्ट्रांग रहेगी तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रखने के लिए ये मदद करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं। दूसरी चीज योगा का मैं ये भी बताऊंगी, आप जब प्राणायाम करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है ये भी कम करने के लिए ये प्राणायाम मदद करेगी। तो आप रेगुलरली योगा, प्राणायाम और मैंने जैसे डाइट बताया, इसका अगर आप रेगुलरली फॉलो अप रखोगे, इसका आप प्रयास करोगे, इसको आपकी दिनचर्या में शामिल करोगे, इसकी एक हेल्दी आदत डाल दोगे, तो आपको शायद हो सकता है कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रह के आप डिसीज फ्री, काफी दिनों तक डिसीज फ्री रह सकते हैं और आप एक अच्छा सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हो। बिल्कुल मैम, आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है, डाइट भी कवर किया आपने, फिजिकल एक्टिविटीज भी कवर की। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को आज की जो हेल्थ टिप है वो उनके साथ जरूर शेयर करें। तो ये हेल्थ टिप नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे लोगों ने फॉलो करनी चाहिए। आज भी ग्रामीण भाग में या रूरल एरिया में हेल्थ के लिए इतना अवेयरनेस लोगों का है नहीं। तो गवर्नमेंट ने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए दिया है, टीकाकरण जिसे हम लोग कहते हैं, जन्म के बाद 15 साल तक, बेसिकली पहले 5 साल तक के जो टीके हैं वो हर बच्चे को लगने बहुत जरूरी है। ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये टीके बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए ही बनाया गया ये प्रोग्राम है। तो इसका हर एक बच्चे को इसका उपलब्धता मिलनी चाहिए, और जिसके कारण बच्चे को इम्यूनिटी डेवलप होगी और उसका आगे आने वाला जो लाइफ है वो स्वस्थ रहेगा। तो हर एक इंसान ने, हमारे जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का रेगुलरली जो गवर्नमेंट ने दी गई गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करके ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए और उसका बच्चों को उसका उपलब्धता भी करानी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को इम्यूनिटी पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके साथ ही आपने बताया कि बच्चों के लिए टीकाकरण होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कमजोर इम्यूनिटी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने आपके लिए तैयार किया है एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट शत प्लस। शत प्लस आपके परिवार के लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य समाधान है। शत प्लस के रेगुलर यूज से पाएं बेटर एनर्जी लेवल्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि आज जो भी जानकारी हमारी डॉक्टर ने इम्यूनिटी के ऊपर आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।